हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑडिटिंग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। आज के फर्स्ट सेशन में सबसे पहले प्रीवियस सेशन का जो हमने होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी कौन है और वर्तमान में सीएजी कौन है। करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके ग्रेजुएशन लेवल और एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये कि स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में सीएजी की जो है नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी थे वी नाराहरि राव, और इनका जो समय अवधि थी ये थी सन 1948 से 1954 तक कुल मिलाकर के। और इसके अंदर जो सीएजी थे ये सीएजी थे 1950 से 1954 तक, और सीएजी से पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो समय अवधि थी वो इनकी जो टाइम पीरियड था 1948 से 1950। और इससे पहले ऑडिटर जनरल थे सर बेटी मैनरो स्टिंग। चलिए अब ये जानते हैं कि इनकी समय अवधि कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो समय अवधि होती है, कार्यकाल होता है सीएजी का, वो इनका सर्विस पीरियड 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, क्या कि इनके अपॉइंटमेंट के से 6 साल या इनकी उम्र 65 साल, दोनों में जो कम समय अवधि होगी वो इनका सर्विस पीरियड होगा। चलिए, और वर्तमान में कौन सीएजी हैं। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वर्तमान में भारत के 14वें नंबर के सीएजी हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, इससे पहले यानी कि आपसे 13 नंबर के सीएजी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे जो 13वें नंबर के सीएजी थे वो राजीव महर्षि थे, और इनका समय अवधि थी, इनके कार्यकाल की जो समय अवधि थी 2017 से 2020 तक। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान 14वें नंबर के सीएजी हैं, इनके कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ था वो 8 अगस्त 2020 से वर्तमान तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण को मान्यता प्रदान की थी। किस देश ने सबसे पहले कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण को मान्यता दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आधुनिक ऑडिटिंग 1844 से शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश संसद ने जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया था। इससे महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन जांच के अंतर्गत आता है। तो सभी लेखा पुस्तकों की जांच करना, विशिष्ट लेखा पुस्तकों को विस्तृत जांच करना, रोकड़ बही की जांच करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गहन जांच के अंतर्गत विशिष्ट लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अंकेक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, लोचदार, स्पष्ट, विस्तृत या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम में ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है, केवल लेखांकन का कार्य किया जाता है, केवल किए गए कार्य की जांच करना, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ध्यान रखेंगे आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो है उपरोक्त दोनों जो है आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है, हमारे को बताना है आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक जांच द्वारा क्या होता है, व्यावसायिक व्यय बढ़ता है, व्यावसायिक व्यय अप्रभावित रहता है, व्यावसायिक व्यय घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक जांच द्वारा व्यावसायिक व्यय अप्रभावित रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का है, परीक्षण जांच में निहित होता है, परीक्षण जांच में निहित होता है, क्या निहित होता है, क्या बताना है कि परीक्षण जांच में निहित होता है केवल कुछ मदों की गहन जांच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखे जाने वाले मदों की सत्यता को जांचना ही प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यह परिभाषा जे.आर. बॉटलीबॉय के द्वारा दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक प्रलेखीय सबूत है, किसने परिभाषित किया गया है। डायरेक्ट परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ये कई बार परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या कि प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक प्रलेखीय सबूत है, यह किसने परिभाषित किया है, यह ऑर्थर डब्ल्यू होम्स द्वारा परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमारे को बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है या प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है। तो ध्यान रखेंगे प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट है, प्रमाणन में क्या होना चाहिए, प्रमाणन में क्या होना चाहिए, दिनांक, रकम, हस्ताक्षर या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणन में दिनांक, रकम और हस्ताक्षर ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आधार है, मूल्यांकन का आधार सत्यापन, प्रमाणन, विपणन या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स पर मूल्यांकन का जो आधार है वो सत्यापन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित होता है, संपत्तियों के सत्यापन में क्या सम्मिलित होता है। तो संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, संपत्तियों के मूल्यों का सत्यापन, संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन, ये संपत्ति के मूल्यांकन में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। उसका भौतिक सत्यापन भी किया जाता है, उसके मूल्य का भी सत्यापन किया जाता है और साथ ही साथ उसके विशेष तौर पे कि इस संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है, इन सभी का जांच किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षय संपत्ति कौन सी है, हमारे को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति वेस्टिंग एसेट्स है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कोयला खान जो है ये क्षय संपत्ति वेस्टिंग एसेट्स है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
अस्थिर संपत्ति है? निम्नलिखित में से अस्थिर संपत्ति कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे ख्याति जो है अस्थिर संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है? बनावटी संपत्ति कौन सी है? प्रारंभिक व्यय जो है फिक्टिशियस एसेट्स है, बनावटी संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे को बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखेंगे मूल्यांकन जो है सत्यापन का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, लागत अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत एकस्व का उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया है। हमारे को बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत एक पेटेंट की जो लाइफ है वो यूजफुल लाइफ कितनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत जो यूजफुल लाइफ बताई गई है वो 10 वर्ष बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य दायित्व है? हमारे को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य दायित्व है। ऑप्शन दिए गए हैं, भुनाए गए बिलों पर दायित्व, जमानत के लिए दायित्व, वायदे के सौदों पर हानि के लिए दायित्व, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार जो है संभाव्य दायित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि एक अंकेक्षक मूल्यांकनकर्ता नहीं है? किस मामले में बताया गया कि अंकेक्षक जो है मूल्यांकनकर्ता नहीं है? तो ये जो निर्णय दिया गया था ये किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में दिया गया था। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो ऑडिटिंग के लेक्चर पढ़े हुए हैं उसके अंदर बताया था किंगस्टन कॉटन मिल्स के बारे में। तो आज के लिए जो स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड का जो केस है ये कब आया था और इस केस के जो जज थे उस जज का क्या नाम था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और केस ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में साथ ही साथ बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस कब आया, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में जज का क्या नाम था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनय शनय और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा कॉर्टर द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लगाया जाता है, ह्रास किस पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर, चालू संपत्तियों पर, सभी संपत्तियों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है, स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आज का होमवर्क आपके लिए, यदि एक मशीन का लागत मूल्य 21,000 रुपये है, अवशेष मूल्य 1,000 रुपये तथा अनुमानित कार्यशील जीवन 10 वर्ष है, तो मशीन का वार्षिक ह्रास कितना होगा? यह आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।